राम वन गमन पथ। आपने अक्सर ये नाम कई बार सुना होगा। राम जी जहां-जहां से निकले, यानी जब वो जंगलों से गुजरे और जहां से भी गुजरे, उस पथ को राम वन गमन पथ कहा गया। और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज जेपी साहू जी मौजूद हैं, जो कि कई यात्राएं निकाल चुके हैं, समाज सेवी हैं और शहडोल संभाग में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं जेपी जी आपसे जानना चाहूंगा कि राम नमस्कार। वन गमन पथ पर आप काम कर रहे हैं, क्या है ये आखिर? पूरा मध्य प्रदेश में हमारे जब राम जी चित्रकूट में 11.5 साल रहने के बाद जब वो सिबरी नारायण की ओर गए हैं, लंका की ओर बढ़े हैं, तो शहडोल संभाग दंडकारण्य वन जंगल उस समय हुआ करता। तब शहर नहीं होते थे, ना कोई स्टेट हुआ करती थी। तब तो जंगल था। दंडकारण्य वन में आता है ये क्षेत्र, और यहाँ राम जी का करीब 6 महीने 1 साल का कार्यकाल है, जिसको लोग नहीं जानते हैं कि राम जी कहाँ रुके, कहाँ रहे, उनने क्या किया। और उस रास्ते में राम जी एक्चुअल में जहां भी जाते थे, तो कहीं पहुंचते थे तो पहले शिवलिंग की स्थापना करते थे। हमने देखा है कि जब वो समुद्र के पास गए तो रेत का उन्हें शिवलिंग बनाया, फिर जाके लंका उनने पार करी, समुद्र पार करके लंका गए। तो ऐसे हर जगह ये अपने शिवलिंग स्थापित करते थे और उसके बाद आगे के पड़ाव करते। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो राम वन गमन पथ यूं समझे कि राम जी जब 11.5 साल चित्रकूट में रहने के बाद जब उनका बाहर वहां से निकले तो पहले मैहर गए। मैहर में उनका कुछ समय रहा है, जहाँ शारदा का मंदिर है। मैहर शारदा के नाम सब लोग जानते हैं, पर राम वनगमन पथ है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरा, उसके बाद ये जबलपुर में आते हैं ग्वारी घाट, जहाँ नर्मदा का तट पे राम जी का वहाँ शिवलिंग का स्थापना है और राम जी वहाँ रहे, सब लोग जानते हैं, मान्यता है। उसके बाद जबलपुर का ही एक सहपुरा तहसील है, वहां पर भी राम जी का स्थान है। पर अब जब मैं शहडोल संभाग में आता हूँ, जो मेरा संभाग है, जहाँ के लिए मेरा प्रयास है कि इस राम वनगमन पथ को सरकार डेवलप करे। जब डेवलप कर देगी तो यहाँ रोजगार के सृजन होंगे, आर्थिक रूप से शहडोल संभाग हमारा विकसित होगा। तो जब शहडोल संभाग में जब आते हैं तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में, जिसको बांधवगढ़ को नेशनल पार्क घोषित है, दुनिया भर के लोग वहाँ घूमने आते हैं, शेर देखने आते हैं। अब शेर देखने आते हैं, पर वहाँ राम जी का स्थान है ये लोगों को पता नहीं है। ना देखने वालों को पता है जो शेर देखने आता है, और ना लोकल लोग पता है कि बांधवगढ़ का इतना बड़ा महत्व है। एक्चुअल राम जी ने उस बांधवगढ़ की जो मान्यता है, लोग बताते हैं कि राम जी लक्ष्मण को उपहार के रूप में किला बना के गिफ्ट किए थे, उपहार में दिए कि भाई तू मेरे साथ आया है, तू अपना मतलब पूरा अयोध्या छोड़ दिया, तो एक बड़े भाई के नाते उन्होंने किला के रूप में बना के उपहार में दिया। तो वो कुछ समय तक वह रहे हैं, इसलिए उस जगह का नाम बांधवगढ़ पड़ा। और वहाँ राम जी विष्णु भगवान का आप देखेंगे, बहुत लंबा सोया हुआ मूर्ति है, बहुत बड़ा और बहुत आकर्षक जगह है। पर वहाँ लोग दर्शन करने नहीं जा पाते क्योंकि वो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। तो मेरी ये सोच है कि जब इतनी बड़ी जगह है, इतनी प्रसिद्ध जगह है, तो विशेष मार्ग बनाया जाए जहाँ लोग जानवरों से भी सुरक्षित रहे और दर्शन करके लौट के आ जाएं। तो इस पे सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी पहचान है। और उमरिया जिला, जिसका नाम जो करण हुआ है, जब शहडोल संभाग बना तो शहडोल से 2 जिले बने, एक अनूपपुर बना और एक उमरिया बना। तो उमरिया का नाम उमरार नदी के नाम पे पड़ा। उमरार नदी ये उमरिया के चारों तरफ फैली हुई है। तो वो छोटा टाइटल है हमारा। हमारा बड़ा टाइटल है बांधवगढ़। तो उमरिया का नाम भी बांधवगढ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। उसके बाद बांधवगढ़ के बाद राम जी आते हैं, एक सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा के साथ, और जोहिला भी निकलती है। तो सोन और जोहिला का संगम स्थल है। तो सोन जिला संगम, जिसको दशरथ घाट बोलते हैं। दशरथ घाट का नाम ऐसे पड़ा कि राम जी चूंकि 14 साल वनवास में थे, और पिताजी को जब भी श्राद्ध का महीना आता था तो वो श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं देते थे, नदी में कहीं पर भी। तो उन्होंने उस दशरथ घाट, जहाँ सोन झीला का संगम नदी का दोनों का, उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दशरथ जी को दिया था, इसलिए का कारण उसका नाम दशरथ घाट पड़ा। मतलब हम आज फुल्कू नदी जाते हैं श्राद्ध में, अब जाने लोग जाएंगे कि चलो बिहार चलते हैं, गया जाएंगे। तो जिनके पास पैसा कम है या समय कम है, ऐसे लोगों को जब राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर सकते हैं, तो हम लोग तो कर सकते हैं। हालांकि जहां तक मैं जानता हूं, हमारे शहडोल संभाग के लोग सोन नदी में अस्थि विसर्जन करते हैं। इसी कारण से करते हैं क्योंकि राम जी का कोई ना कोई कारण रहा होगा। और अस्थि विसर्जन हालांकि गंगा में सब लोग करते हैं, पर सामान्यतः लोग अस्थि विसर्जन सोन में भी कर देते हैं। तो मैंने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं रीजन यही है कि राम जी ने श्राद्ध किया था तो वर्षों चला आ रहा था वो,
पर उनको मैं कहूंगा कि आप दशरथ घाट में करिए। अब सोन नदी में चारों तरफ कहीं भी अस्थि विसर्जन करने के बजाय, तर्पण कार्यक्रम करने के बजाय सोन जुला के संगम में करिए। तो वो जगह एक धार्मिक आध्यात्मिक रूप से विकसित होगा, क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार का सृजन होगा। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आप सरकार से भी गुहार कर रहे हैं और आप खुद भी समाज सेवी हैं, तो आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास हो रहे हैं राम वन गमन पथ के लिए? निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश का मुझे लगता है जब सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल है। आज राम जी का अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है, तो सनातनी चाहते हैं कि उनके रास्तों को भी हम जानें। और जो पॉइंट है जहां राम जी 1 महीना 10 दिन 2 महीना रहे हैं, उनने कुछ बनाया है, शिवलिंग की स्थापना करते थे, मैंने बताया था हर जगह मिलेगा। तो उन जगहों को सड़कों से जोड़ा जाए, बोर्ड लगाया जाए, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, जो नियर पॉइंट्स है जहां से लोग आ सकते हैं, उन सब जगह साइन बोर्ड लगाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि राम जी का स्थल यहाँ पे है, राम जी यहाँ रहे हैं, रुके हैं, उनके बारे में विवरण भी होना चाहिए। तो मैं इस पे जो काम कर रहा हूँ बेसिकली, कि गवर्नमेंट तो देखो बजट ला देगी, निर्माण कर देगी, मंदिर बना देगी या सड़क बना देगी, पर लोगों को बताने का काम मेरा है। मैं प्रचार प्रसार के लिए निकला हूँ। इसके लिए हमने अभी गर्मी में रामनवमी था, तो हमने 11 दिन का सनातन एकता यात्रा निकाला और राम वन गमन पथ के मार्ग में निकाला। वो शहरों को भी जोड़ा ताकि लोगों को पता चले कि राम वन गमन पथ क्या है। तो उसका साइड इफेक्ट, उसका एक फायदा क्या हुआ हमारा, कि उससे सरकार को भी समझ में आया कि राम वन गमन पथ है और पब्लिक जागरूक हो रही है, तो उनने बजट अलॉट करना शुरू किया। अभी उनने शहडोल में दशरथ घाट के बाद एक गंधिया गांव है जो अमझोर जैसी नगर के पास आता है, जहां राम जी 11 दिन रहे थे, 7 शिवलिंग की स्थापना की है, 7, और बड़ा सा तालाब भी है। तो उस जगह पे भी 50 लाख का एक बजट आया है, जिसमें एक भवन बनेगा, शौचालय बनेगी, 16 लाइट लगेगी, वह सुविधाएं बढ़ेगा। हालांकि वो उठ के मुंह में जीरा है, मैं चाहता हूँ 2-4 करोड़ रुपये आए तो ज्यादा विकास होना चाहिए। हालांकि और मार्ग बनाना है, ये सब चीजें वैसा तो आएगा ही। तो मैं साथ सोचता हूँ 2-3 साल के अंदर अगर 5 करोड़ रुपये लग जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्षेत्र का विकास होगा उससे। उसके बाद अपन एक पॉइंट और है जो हम समझ रहे हैं बड़ा, रेउसा एक विलेज है, रेउसा। वहां पे 10 एकड़ के भूभाग में राम जी के चरण चिन्ह पाए गए हैं, चरण पादुका, और राम जी का बिस्तर है। मतलब उस वो पत्थरनुमा बिस्तर है, 18 फीट लंबा ऐसा बिस्तर है कि उसको गर्मी में आप जाओगे तो छुओगे तो ठंडा ऊपर, और नीचे जाओगे तो गर्म। मतलब आप इसी में सोफा में बैठे हैं तो अपन यहाँ टच करेंगे तो ठंडा मिलेगा और नीचे गर्म रहेगी। तो उनकी सैया, राम सैया, लक्ष्मण सैया, सीता सैया, हनुमान जी का साक्षात आकृति पूरे पत्थरों में। वो 10 एकड़ में नर्मदा कुंड भी प्रकट हुई है, वहां अचानक से प्रकट हुई है। शायद कहते हैं कि राम जी के दर्शन के लिए नर्मदा आई थी वहां पे। और एक वो ऐसी जगह है, राम जी त्रेता युग में आए और द्वापर युग में 5 पांडव वहां आए थे, तो जंक्शन कह सकते हैं अपन 5 पांडव का और राम जी का भी। तो वो जगह 10 एकड़ में है, अगर उसको विकसित कर दिया जाए, 10 एकड़ में है, तो चित्रकूट जैसा दृश्य हम देख सकते हैं। मैंने दूसरा चित्रकूट वहां बन सकता है, संभावना है। सरकार के किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता से राम वन गमन पथ के को लेकर भी कोई चर्चा आपकी हुई है? निश्चित रूप से ये कई विधानसभा इसमें आ रही है, 3 जिले आ रहे हैं, शहडोल है, अनूपपुर उमरिया है, और विधानसभा एक बिहारी आता है। बिहारी में मार्कंडे ऋषि बहुत बड़ा आश्रम था, जो कि बाण सागर बाण सागर एक बांध है, डैम बहुत बड़ा, जिसको अटल बिहारी के टाइम पे बना था। तो बाण सागर के कारण मार्कंडे ऋषि का आश्रम डूब क्षेत्र में चला गया। तो वहाँ पे सरसी आइलैंड अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, सरसी आइलैंड नाम भी सुना होगा, अभी काफी प्रचार में 6 महीने पहले आया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं गवर्नमेंट से मांग भी किया हूँ, वहाँ विधायक शरद जुगलाल है, और सांसद से मैंने बोला भी है लोगों के जरिए, हालांकि डायरेक्ट हालांकि कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं तो पब्लिक को जागरूक करता हूँ, पब्लिक उनसे मांग करती है। मैंने बोला कि जो आइलैंड बना है सरसी आइलैंड, उसका मार्कंडे आइलैंड का नामकरण होना चाहिए, और बिहारी जो ब्लॉक लेवल का है, तहसील है, उसका नाम मार्कंडे तहसील या मार्कंडे नगर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बड़ा टाइटल है। तो इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। मैं सरकार से मांगने नहीं जाऊंगा, लोग मांगेंगे। मेरा काम है जन जागृति, लोग मांगेंगे, सरकार उनके हिसाब से काम करे। मैं मांगने किसी के पास नहीं जाने वाला। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे राम वन गमन पथ को लेकर? देखो, राम वनगमन पथ में ऐसा है कि रेउसा के बाद अपना कोतवाल विधानसभा लगता है, तो मैंने दिलीप जायसवाल जी हमारे कैबिनेट स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, उनसे मैंने बात किया, तो उनने एक सत्संग हॉल 1 करोड़ का रुपया उन्हें अलॉट के पास करवाया है। कुछ और बजट भी वहां पे आया है। तो इन सभी जगहों से मैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जनपद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, या मेयर, जो भी पोस्ट में है, जिस पार्टी का सरकार है, उम्मीद आदमी से करता, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, मैं सबसे इतना ही कहूंगा कि, और सीएम मोहन यादव से भी कहूंगा कि आप जिस तरह अमरकंटक का विकास किए हैं, जिस तरह आपने मैहर का विकास किया है, इन दोनों छोर को जोड़ने का काम
इन राम वनगमन पथ के साथ किया जा सकता है। अगर अमरकंटक एक दिन के लिए कोई व्यक्ति घूमने आ रहा है नर्मदा जी का दर्शन करने, और मैहर एक दिन के लिए आता है, अगर मैहर आए तो अमरकंटक आए, तो बीच में सारे स्थान है, इन स्थलों को लोग घूमें, विजिट करें। तो ऐसी आप प्लानिंग करिए, लोगों को पता चले ओवरऑल, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड राम जी का प्लेस है, उनको डेवलप करिए और कैलेंडर छपवाइए, सरकार के हर विभागीय कार्यक्रम में उसको जिक्र करवाइए। हालांकि अभी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया, मैं नहीं कहूंगा नहीं किया है, पर देर से जागने के बाद मैं ये कहूंगा कि आपका स्पीड बहुत स्लो है, और आने वाले टाइम में अगर सरकार इसको तेज गति से कार्यवाही करती है तो हमारे शहडोल संभाग में, रवि जी सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, कोल माइंस का क्षेत्र है, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल तीनों 100 ब्लॉक से ऊपर कोल माइंस है। कोल माइंस सैकड़ों साल चल रहे हैं और ज्यादा पुराने, कांग्रेस टाइम, अंग्रेजी टाइम चल रहा है। आप समझो कि कोल माइंस आने वाले 15 साल में सब खत्म के कगार में हो जाएंगे, मतलब शहडोल बेरोजगार हो जाएगा संभाग। और हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री बेल्ट नहीं है, एक भी 4 लाइन रोड नहीं पार होता शहडोल संभाग से, तो कोई बड़ी कंपनी आने वाली नहीं है। तो कम से कम इस राम वनगमन पथ को 5 पांडव स्थल, जो 5 पांडव 1 साल रहे हैं वहां पे, 1 साल अज्ञातवास में, इन जगहों को विकसित किया जाए। और जो अमरकंटक में जो दर्शक आ रहे हैं, धार्मिक लोग आ रहे हैं, वो इन जगहों घूमेंगे तो 3 से 4 दिन का समय गुजारेंगे, और 4 दिन का तो इससे होटलें चलेगी, रिसोर्ट चलेंगे, बसें चलेगी, टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, चाय नाश्ता, समोसा, कपड़े इत्यादि, हर चीज का धंधा बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि चित्रकूट जैसा दृश्य हम आने वाले कुछ सालों में देख सकते हैं, और पब्लिक चाहती है, समाज सनातनी चाहते हैं कि इसका विकास होना चाहिए। क्योंकि मैंने नब्ज को टटोला है, हमने 11 दिन की यात्रा में लगभग 50 कार्यक्रम किए, और अच्छे आयोजन थे, लोगों ने इसको भर भर के स्वागत किया कि भैया राम जी के प्रचार प्रसार में ये काम आपने किया, हम आपके साथ हैं। और कोई संगठन से नहीं था, कोई नहीं, सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम था, और सब लोग सनातनी मिलकर काम हमने किया है। और मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि आप इसमें जल्द से जल्द, हालांकि मैं ये कहूंगा कि राम वनगमन पथ के लिए 65 करोड़ रुपया अभी बजट में पास किया गया है, अगर उस पैसे को पूरा एक बार में दे दिया जाए और A+ करके तेजी से डेवलपमेंट कर दिया जाए, बजट है, प्लान है, तो साल 2 साल में निश्चित रूप से सब काम हो जाएगा। निश्चित तौर पर जेपी जी आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि शहडोल संभाग में राम वन गमन पथ जल्दी से जल्दी विकसित हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल लाइक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।